गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम सेकेंड यूनिट के सेकेंड चैप्टर की आपसे चर्चा कर रहे थे। कल की क्लास में हमने राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों के बारे में चर्चा की आपसे, जिसमें इतिहास, ऐतिहासिक व्यवस्था, भौगोलिक परिस्थितियाँ, धर्म व विश्वास, सामाजिक आर्थिक परिवेश, विचारधाराएं, अन्य तत्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2020 के एग्जाम में पूछा भी गया और भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है। आज हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में। राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। बड़े क्वेश्चनों में विद्यार्थियों इस चैप्टर से दो ही क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण। एक तो राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले तत्व और एक राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। ये बोर्ड एग्जाम 2018, 2019 दो बार लगातार पूछा गया। राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। 18 में 6 नंबर का पूछा गया, 19 के अंदर 4 नंबर का पूछा गया, रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो ये नहीं समझे कि एक बार बोर्ड के अंदर आ गया वो रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन। निर्धारक तत्व भी वापस पूछ सकते हैं आपको। अब इन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है विद्यार्थियों समन्वयकारी स्वरूप। समन्वयकारी स्वरूप। समन्वयकारी स्वरूप से तात्पर्य है प्राचीन व नवीन मूल्यों में समन्वय स्थापित करना। प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटिकल कल्चर ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्राचीन मूल्य भी होंगे, परंपराएं होगी, रीति रिवाज होंगे और आवश्यकता के अनुसार उसमें नवीन मूल्य भी शामिल किए जा सकते परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन इस परिवर्तन के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राचीन मूल्यों का गिला घोंट दिया जाए। नहीं, राजनीतिक संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर दोनों में समन्वय हो, प्राचीन मूल्यों को भी स्थापित करे और साथ साथ में नवीन मूल्यों को भी स्वीकार करे। लचीलापन होना चाहिए। जैसे हमारा संविधान जो है विद्यार्थियों, वो एक लचीला संविधान है जिसमें कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो संविधान का मूलभूत ढांचा है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं राज्यों की स्वीकृति से संशोधित किए जाते हैं और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो आसानी से एक सामान्य बहुमत प्रक्रिया से भी संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। तो ये लचीलापन इसलिए रखा है ताकि समन्वय को स्थापित किया जा सके। प्राचीन और नवीन के मध्य कोई संघर्ष नहीं हो, प्राचीन और नवीन के मध्य सामंजस्य होना चाहिए। प्राचीनता में कुछ मूल्यों में, विश्वासों में कुछ कमियां हैं या कुछ बुराइयां हैं, कुछ अंधविश्वास से संबंधित कोई बातें हैं, तो उसमें अकॉर्डिंग टाइम से उसमें संशोधन करना चाहिए। दूसरी बात है विद्यार्थियों नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। नैतिक
मूल्यों के प्रति समर्पण। राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्वास, मूल्य, भावनाएं नैतिकता से प्रभावित होती है। प्यारे विद्यार्थियों, बात यह है कि नैतिक मूल्य जो है हमारे, उन नैतिक मूल्यों के प्रति एक समर्पण का भाव होना चाहिए, क्योंकि इन नैतिक मूल्यों से ही राजनीतिक संस्कृति का विकास होता है। उसमें मूल्य है, विश्वास है, भावनाएं विकसित होती है। बिना नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण से राजनीतिक संस्कृति को विकसित नहीं किया जा सकता। जैसे तैसे चलाया जा सकता है, लेकिन विकसित रूप प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों नैतिक मूल्यों के प्रति राजनीतिक संस्कृति में समर्पण होना चाहिए। जैसे राजनीति में एक सेवा भाव होता है। हर कोई उम्मीदवार होता है, चुनाव जीतने से पहले ये कहते हैं कि हमें समाज सेवा का मौका दीजिए, और हम अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाले समय में हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सेवा करना है। अब सेवा, परोपकार, बाद में भले वो मेवा कमाए, एक बार तो सभी का कहना यही होता है कि हम यहां राजनीति में आने का उद्देश्य हमारा समाज सेवा है। प्यारे विद्यार्थियों, समाज सेवा के उद्देश्य से वो आए हैं अगर, तो सेवा की भावना, परोपकार की भावना, मूल्यों का समावेश, ये किस में आता है? नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आता है। इसलिए नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण का होना आवश्यक है। और तीसरी बात है विद्यार्थियों, अमूर्त स्वरूप। लोगों की भावनाएं अमूर्त होती है, अतः राजनीतिक संस्कृति अमूर्त स्वरूप की होती है। देखिए, मूल्य, विश्वास, भावनाएं, ये किस में होती है? लोगों की भावनाओं में होती है। अब लोगों के मन में क्या है? कथनी और करनी में अंतर होता है। अब अंदर किसने झांका है कि भाई हां, इस आदमी में तो दिख रहा है कि भाई ये लोकतंत्र का समर्थक है, या ये नेता जो जाता है कि भाई ये वोट हाथ जोड़ के कह रहा है कि हाँ साहब वोट आपको ही देंगे। अरे दोनों ही जाते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों आते हैं, तो भी हम कहते हैं हाँ साहब वोट आपको ही देंगे। लेकिन अब उसकी सही मूल्यांकन कैसे करें? क्यों? लोगों की जो भावनाएं होती है विद्यार्थियों, वो अमूर्त होती है। मूर्त का मतलब दिखाई देना,
अमूर्त का मतलब दिखाई नहीं देना। जैसे ये पेन है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, इसका मूर्त रूप है, तो ये मूर्त वस्तु हुई, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि भाई देखिए, दिल्ली के ताजमहल के बारे में आपको बता रहा हूं, अभी वो आपके सामने मूर्त तो नहीं है, अमूर्त वस्तु की बात कर रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब जो लोगों की भावनाएं होती है वो हमें दिखाई थोड़ी देती है। अब उसकी कथनी और करनी में अंतर है या नहीं है, इसका हम पता नहीं कर सकते। तो विद्यार्थियों, ये जो स्वरूप है इनका, जनता की मानसिक स्थिति को जो है समझा नहीं जा सकता। उसके विचार क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। मानसिक स्थिति को समझा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके विचार अमूर्त होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये अमूर्त स्वरूप के कारण अब लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनको तो हम समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके जो विचार होते हैं, भावनाएं जो होती हैं, उनका स्वरूप कैसा है? अमूर्त होता है, जो दिखाई नहीं देता। नंबर 4, गतिशीलता। गतिशीलता विद्यार्थियों, व्यक्ति और समय से जीवन मूल्य, व्यक्ति और समय में जीवन मूल्य है, आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। व्यक्ति व समय के अनुसार जीवन मूल्य बदलते रहते हैं। जीवन मूल्य बदलते रहते हैं, इसलिए राजनीतिक संस्कृति में भी गतिशीलता देखने को मिलती है। गतिशीलता देखने को मिलती है। अगर देखा जाए विद्यार्थियों, समय के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार, सभी के अनुसार जीवन मूल्य बदलते रहते हैं। जैसे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जो हैं, उनका मूल्य, वे गीता पुस्तक को पवित्र मानेंगे। तो मुस्लिम धर्म को मानने वाले व्यक्ति जो हैं, कुरान को पवित्र मानेंगे। तो उनका मूल्य क्या हो गया? व्यक्ति अलग हुआ तो मूल्य भी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। समय, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, राजा को रंक बनाए रंक बने धनवान। यानी समय के अनुसार जीवन मूल्य भी बदलते रहते हैं। एक समय था जिस समय साइबर अपराध क्या होते हैं कोई मतलब ही नहीं था, कोई विषय ही नहीं था साइबर अपराध का, क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार था नहीं। और आज साइबर अपराध अवशिष्ट विषय बन गया है। एक समय समय पर इनके लिए कानून बनते रहते हैं। तो वो किसके अनुसार हुआ? समय के अनुसार हुआ। तो ये राजनीतिक संस्कृति की 4 विशेषताएं हैं विद्यार्थियों। 4 विशेषताओं को आप कंठस्थ कर लीजिए।
याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3-6 से गतिशीलता बनेगी, है ना। स्वरूप, स्वरूप, समर्पण और गतिशीलता। स्वरूप किसका? राजनीतिक संस्कृति का। 2 प्रकार का स्वरूप है, एक समन्वयकारी स्वरूप, अमूर्त स्वरूप। इन दोनों स्वरूपों से आपको समर्पण करना पड़ेगा। किसके प्रति? नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। जब समर्पण होगा तो इनसे क्या आएगी? गतिशीलता आएगी। क्या आएगी? गतिशीलता आएगी। समन्वयकारी स्वरूप, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण, अमूर्त स्वरूप, गतिशीलता। ये 4 बातें जो हैं विद्यार्थियों, हमें राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं में महत्वपूर्ण तरीके से याद करनी होगी। 2 स्वरूप, एक समन्वयकारी स्वरूप, एक अमूर्त स्वरूप, जिससे नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण की भावना, और नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण होगा तो क्या आएगी? गतिशीलता आएगी। ये 4 बातें हैं जो आपको 4 अंक दिलाएगी बोर्ड एग्जाम 2021 के अंदर। इसलिए विद्यार्थियों, ऐसी बातों को आपको याद रखना चाहिए। अब हम आगे की चर्चा करेंगे। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र। राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र। प्यारे विद्यार्थियों, जैसी संस्कृति होती है वैसी शासन व्यवस्था वहां पर देखने को मिलती है। मैंने पहले ही बताया कि भारत और पाकिस्तान एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की क्या स्थिति है और भारत के अंदर लोकतंत्र मजबूत स्थिति में खड़ा है। इन सभी के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सांस्कृतिक मूल्य जिम्मेदार हैं। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र। पूछ सकते हैं आपको राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र में क्या संबंध है, समझाइए। तो सबसे पहली बात विद्यार्थियों, राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र में गहरा संबंध है। लोकतंत्र में गहरा संबंध है। कैसे गहरा संबंध है? क्योंकि जैसे सांस्कृतिक मूल्य होंगे उनसे ही डेमोक्रेसी डेवलप होगी। डेमोक्रेसी डेवलप होगी। अगर मूल्य, राजनीतिक संस्कृति के मूल्य तानाशाही रवैये वाले होंगे तो इस प्रकार से लोकतंत्र का विकास संभव नहीं है। जनता के मूल्य व विश्वास जो हैं वही लोकतांत्रिक शासन की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जनता के मूल्य व विश्वासों का, जनता के मूल्यों व विश्वासों का लोकतांत्रिक जनता के मूल्यों व विश्वासों का लोकतांत्रिक शासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? जनता के मूल्य तानाशाही रवैये वाले हैं, कट्टरता को बढ़ावा देने वाले हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे लोकतांत्रिक शासन कायम नहीं हो सकता। और जहां
डेमोक्रेटिक तरीके से शासन संचालन हो रहा है तो वहां के जनता के मूल्यों व विश्वासों व जनता की भावना का कदर किया जाएगा, वरना जहां तानाशाही शासन है वहां जनता के मूल्यों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस प्रकार से अगर विद्यार्थियों देखा जाए, शासन की बात देखी जाए तो समाज में संस्कृति मूल्य ज्ञान व व्यवहार को आगे बढ़ाने का काम करती है। समाज में संस्कृति मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करती है। कैसे? अब आपकी पॉलिटिकल कल्चर जो है उसी के आधार पर आपके देश में शासन व्यवस्था का रहना संभव हो पाएगा। लोकतंत्र स्थापित कर दिया, आप नेपाल में देख लीजिए, लोकतंत्र तो स्थापित बड़ी मुश्किल से कर लिया, लेकिन कितनी बार संविधान बना और कितनी बार बिखरा है। कभी कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व हो जाता है तो वो मधेसियों की अवहेलना करते हैं। मधेसी देखते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं है। जब मधेसी अलग राह चुन लेते हैं तो अल्पमत की सरकार बनती है और माओवादी आंदोलन चला लंबे समय तक। यानी जहां पर समाज में जो ये संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति, यही मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करती है और लोकतंत्र को क्या देती है? स्थिरता देती है। यानी इसके बिना एक स्थिरता को स्थापित करना संभव नहीं है, क्योंकि आज देख लीजिए विषम परिस्थितियों के बावजूद भी, विषम परिस्थितियों के बावजूद अमेरिका व ब्रिटेन में उदारवादी लोकतंत्र कायम है। उदारवादी लोकतंत्र कायम है। अब इनके पीछे कौन जिम्मेदार है? अब 1776 के अंदर अमेरिका की क्रांति हुई और ब्रिटेन में सदियों से ये लोकतंत्र चला आ रहा है। इनके पीछे अगर कई परिस्थितियां ऐसी आई जहां पर ऐसा लगा कि अब लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। शीत युद्ध के समय परिस्थितियां थोड़ी विपरीत आई, प्रत्यक्ष युद्ध जैसी स्थितियां हो गई, रिगन जैसे एक सख्त राष्ट्रपति भी थे। कई परिस्थितियां ऐसी आई जिस समय लगा कि राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जबकि स्टालिन जैसे तानाशाह की वजह से रसिया के अंदर जो हैं डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाई। तो ये विषम परिस्थितियों के बावजूद भी अमेरिका और ब्रिटेन में उदारवादी लोकतंत्र कायम है। इनके पीछे अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो उनके सांस्कृतिक मूल्य जिम्मेदार है, वहां की पॉलिटिकल कल्चर जिम्मेदार है, वहां की राजनीतिक संस्कृति के वजह से ऐसा हो पाया है। राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र के संबंधों का अध्ययन आमंड व वर्बा ने, आमंड व वर्बा भी लिखा हुआ कहीं पे, वर्बा भी है,
सिडनी वर्बा। आमंड व वर्बा ने 1963 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंधों का अध्ययन आमंड व वर्बा ने 1963 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन में किया। जिसमें 5 देशों की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन है। कौन कौन से? इटली, अमेरिका, मैक्सिको, ब्रिटेन, जर्मनी। कितने हुए? 5 देश हो गए। अब इनको शॉर्ट में याद करने के लिए आप ट्रिक्स लिख लीजिए। IMBG, IMBG। आई का मतलब इटली, अमेरिका, मैक्सिको, ब्रिटेन, जर्मनी। अब 19 द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड, द सिविक कल्चर, किताब का पूरा नाम है द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। अब इससे संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंधों का अध्ययन मुख्यतः किस विचारक ने किया? किस विचारक ने? तो आमंड व वर्बा ने। आमंड व वर्बा ने। अब आमंड वर्बा की कौन सी पुस्तक में राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंधों का अध्ययन है? तो आपका आंसर होगा द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड, डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। फिर ये पूछ लेंगे आमंड वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंधों के अंतर्गत कौन से 5 देशों की संस्कृति का अध्ययन किया? तो आपको याद रखना होगा IMBG। नेट के एग्जाम में ये पूछा गया था आमंड व वर्बा ने निम्न में से कौन से देश की संस्कृति का अध्ययन नहीं किया? तो उसमें ये 3 ऑप्शन इन देशों में से था और एक कोई अलग था, फ्रांस दे दिया था, तो वो फ्रांस अलग हो गया। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किताब का नाम द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड, डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। ठीक है ना? यानी वहां की संस्कृति, राजनीतिक दृष्टिकोण और 5 देशों में लोकतंत्र,
5 देशों में लोकतंत्र। लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना होगा, द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड, डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। कौन कौन से 5 देश हैं? IMBG। आई मतलब इटली, ए मतलब अमेरिका, एम मतलब मेक्सिको, बी मतलब ब्रिटेन, जी का मतलब जर्मनी कर लो। ठीक। अब इनसे संबंधित आपका 1 नंबर का कोई क्वेश्चन बने तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ये किताब का नाम दे दे, द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, तो झंझट ही खत्म है ना। इतना बड़ा नाम दे दे तो सीधी बात है। ये पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी आमंड व वर्बा ने। आमंड व वर्बा ने, दोनों ने मिलकर के इस किताब को लिखा। या पूछ ले राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंधों को बताइए, तो सीधी बात है दोनों में गहरा संबंध है, क्योंकि जनता के मूल्य विश्वासों का लोकतांत्रिक शासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज में संस्कृति मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम, समाज में संस्कृति ही मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करती है। और विषम परिस्थितियों के बावजूद अमेरिका, ब्रिटेन में उदारवादी लोकतंत्र कायम है। इनके पीछे कौन सी बात जिम्मेदार है? राजनीतिक संस्कृति ऐसी है वहां की। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंधों का अध्ययन किसने किया? आमंड वर्बा ने। कब किया? 1963 में। कौन सी पुस्तक में किया? द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। 5 देश कौन कौन से हैं? IMBG। आई का मतलब इटली, ए का मतलब अमेरिका, एम का मतलब मेक्सिको, बी का मतलब ब्रिटेन, जी का मतलब जर्मनी। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों, इनमें से आपको पूछा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे इनके बाद में कल की क्लास के अंदर राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे।